दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शानदार चैप्टर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम बात करेंगे डिटेल में पत्र लेखन के बारे में। ठीक है, पत्र लेखन को लेकर के हमेशा मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि सर कहाँ क्या जवाब दें, कहाँ कैसा सवाल आ जाता, सर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इस तरह के वीडियोज़ आपको पेड क्लास में मिलते, लेकिन पहली बार मेरा मन किया कि बच्चे इतने परेशान रहते क्यों ना उनको एक अलग से वीडियो दिया जाए। ठीक है, तो पत्र लेखन में जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी 8 ही 10 पॉइंट है दोस्तों, उनको एक साथ समराइज करके एक मास्टर वीडियो में आपको दे रहा हूं, ताकि दोबारा आपको इस चैप्टर पे कोई बातचीत ना करना पड़े, कहीं कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। इसलिए दोस्तों आइए देखते हैं कि तैयारी आपकी किस लेवल पर हो पाई है। तो यहां पर दोस्तों आप सभी ध्यान दीजिएगा। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तब तो दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा हमारे इस बैच में, जहां पर दोस्तों 3000 से ज्यादा सवाल और लगभग 150 वीडियो लेक्चर आपको दिए गए हैं। आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, भारत का कोई भी एग्जाम जहां हिंदी आता है वो सारे एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों शासकीय पत्र के बारे में। याद रखेंगे, इन शासकीय पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर। बच्चे परेशान क्यों होते हैं मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, इसी शब्द में इसका उत्तर भी छिपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शब्द ऑफिशियल लेटर। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं आप अपने पिता को कोई पत्र लिखो, क्या ऑफिशियल पत्र लिखोगे? नहीं नहीं सर, पापा तो मतलब पिताजी के लिए तो पर्सनल लिखा जाएगा। चलो आपको कोई पत्र लिखना है अपनी गर्लफ्रेंड को, अब क्या लिखोगे दोस्तों? सर ये भी पर्सनल वाली बातें, क्यों सर पर्सनल वाली बातें करते हैं? अच्छा चलो, आपको पत्र लिखना है अपने ऑफिस के मैनेजर को, हाँ सर तब तो उसको ऑफिशियल लिखा जाएगा। बस आपका उत्तर तो आपको सामने है। देखिए पत्र दो टाइप के होते हैं, या तो दोस्तों क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं या तो अनौपचारिक होते हैं। कहने का मतलब या तो ऑफिशियल होंगे या तो पर्सनल होंगे, यही तो होंगे ना। अब सिंपल सी बात है, यहां लिख रहा है शासकीय पत्र। एक बात और याद रखेगा, शासकीय पत्र को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? शासकीय पत्र को ही सरकारी पत्र भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी परीक्षा में शासकीय पत्र दे देगा, कभी परीक्षा में सरकारी पत्र दे देगा, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए क्या कर रहा है, शासकीय पत्र यानी ऑफिशियल लेटर की बात कर रहा है। लिख रहा है जो पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा, किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा क्या किया जाए दोस्तों? किसी अन्य कार्यालय के किसी पदाधिकारी, किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को भेजा जाए, किसी अधिकारी या फिर क्या किया जाए? किसी व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शासकीय पत्र कहते हैं या उसे सरकारी पत्र कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये सरकारी पत्र क्या होते हैं दोस्तों? ये औपचारिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये औपचारिक होते हैं। देखिए पत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की बात आती है, तो शासकीय पत्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम पूर्ण रूप से औपचारिक पत्र कहते हैं। इस पत्र में जब कोई पत्र लिखा जाता तो विषय बनाया जाता। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं कि प्रधानाचार्य महोदय को आप कोई पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं, तो विषय लिखते हैं कि आप बीमारी के संबंध में या छुट्टी के संदर्भ में, या फिर किसी को भी आप पत्र लिखते हैं तो विषय वहां लिखना पड़ता है कि भाई किस संदर्भ में बातचीत हो रही है। उसी तरह से जब यह पत्र लिखा जाता है तो इसमें पदाधिकारी क्या करता है? किसी तरह की किसके बारे में? अब जो ऑफिस के लोग हैं उनके समक्ष क्या क्या काम हो सकते हैं? तो हो सकता है किसी निर्णय के विषय में यह लिखा गया हो, या हो सकता है किसी समस्या निदान के विषय में बातचीत की जा रही हो। किसके विषय में? समस्या निदान के विषय में बातचीत की जा रही हो, या हो सकता है किसके बारे में बात की जा रही हो? किसी नीति निर्धारण पर बात की जा रही हो। सर ऐसे तो पत्र किसी भी चीज के ऊपर लिखे जा सकते हैं। हाँ, तो मैं भी यहाँ इत्यादि लिखने वाला हूं ना, कि ऐसे पत्र जो है किसी भी तथ्य पर जो लिखे जाते हैं, ये विषय दोस्तों इसी के अनुकूल होते हैं। हाँ, एक चीज कंफर्म है कि इसमें जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण माने क्या होता है? संप्रेषण माने होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। हिंदी में इसे संप्रेषण कहते हैं, या आप कह सकते हैं दोस्तों सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या कहते हैं दोस्तों? सूचनाओं का आदान प्रदान, इस संप्रेषण को कहा जाता है। तो इसमें जो संप्रेषण का माध्यम होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है? लिखित होता है। याद रखिएगा, कोई मौखिक माध्यम नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे संप्रेषण के लिखित माध्यम में इसका प्रयोग किया जाता है। इस सवाल को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनते हैं परीक्षा में।
मैं एक मोटी मोटा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में सवाल कैसे बनते हैं। सवाल ऐसे आता है कि किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी कार्यालय के अन्य अधिकारी को लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? हे भैया, उत्तर तुरंत बताएंगे। इसे क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र कहा जाता है, इसे सरकारी पत्र कहा जाता है, यह औपचारिक रूप से लिखा जाता है, यह लिखित माध्यम में होता है। सर अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में बात है तो अच्छी बात है, उसीलिए तो आपको पढ़ा रहा हूं। सुनिए दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल आता है अर्धशासकीय पत्र से संबंधित। अब देखिए शासकीय पत्र है, बस इसके आगे एक छोटा सा शब्द लग गया अर्ध। अब अर्ध को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी, लेकिन यहां सेमी नहीं है, यहां क्या है दोस्तों? यहां डेमी है। आप कहेंगे सर गलती से टाइप हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, याद रखिए इसे डेमी ही कहा जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है, आप परेशान न होइएगा, ठीक है। अब डेमी क्या होता है दोस्तों? देखिए शासकीय था तो सरकारी था, अब उसी सरकारी के आधार पर इसे अर्ध सरकारी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। जब शासकीय को सरकारी कह सकते हो तो अर्ध शासकीय को अर्ध सरकारी कह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। एक चीज और याद रखना, जो शासकीय था वो औपचारिक था, लेकिन अर्ध शासकीय क्या होता है दोस्तों? यह अनौपचारिक होता है। ये पत्र क्या होते हैं दोस्तों? यह पत्र अनौपचारिक होते हैं। सर अनौपचारिक का मतलब तो आपने शुरू में बताया कि पिताजी को लिखा हुआ पत्र, माताजी को लिखा हुआ पत्र, या अपने किसी नाते रिश्तेदार को लिखा हुआ पत्र, अपनी पत्नी को लिखा हुआ पत्र, अपने पुत्र को लिखा हुआ पत्र, अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा हुआ पत्र, ये सब क्या होते हैं? सब अनौपचारिक होते हैं। सर वो वाला अनौपचारिक है? हाँ वही अनौपचारिक है। पढ़िए पहले यहां क्या लिखा है, लिख रहा है जब कोई सरकारी अधिकारी, जब कोई भी सरकारी अधिकारी क्या करे? किसी अन्य अधिकारी को सरकारी कार्य के लिए, एक बात याद रखेगा यहां पर सरकारी कार्य के लिए लिखना है। अनौपचारिक में ढेर सारे पत्र आते हैं, वो माता पिता अलग लोगों को लिखे जाते हैं, लेकिन भैया यहां अर्ध शासकीय है, आधा शासकीय तो है ना, आधा सरकारी तो है ना, उसलिए दोस्तों यहां पर एक शब्द लिखेगा कि सरकारी कार्य के लिए। भाई अगर सरकारी कार्य के लिए पत्र नहीं लिखे जाते तो ये अर्ध सरकारी होते क्यों? भाई आधा तो सरकारी है ना। तो लिख रहा है जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को क्या करता है दोस्तों? अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत क्या करता है? यहां पे अब याद रखेगा आधा सरकारी इसीलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों यहां पर एक शब्द आ जाता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत रूप से दोस्तों यह पत्र लिखा जा रहा है किसी व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित, व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण और किसी समस्या पर राय जानने के लिए कोई पत्र प्रेषित करता। प्रेषित करना माने क्या होता है दोस्तों? प्रेषित करना माने होता है भेजना। प्रेषित करना माने क्या होता है? भेजना। भेजता है तो वह पत्र क्या कहलाता है? वह पत्र हमेशा व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धशासकीय पत्र या फिर अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मैंने क्या कहा? इसमें दो तीन बातें याद रखेंगे। पहला पॉइंट, अर्ध सरकारी है, इसका मतलब आधा काम तो सरकारी है, यानी किसी सरकारी कार्य के लिए ही इस पत्र को लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? शैली व्यक्तिगत होती है, बस क्योंकि शैली व्यक्तिगत होती है इसीलिए अनौपचारिक होती है। अगर व्यक्तिगत शैली ना होती, अगर व्यक्तिगत शैली न होती तो क्या हो जाता दोस्तों? अनौपचारिक ना कहे जाता ना। यानी क्या होता है, मान लीजिए किसी जिले का डीएम है, वो किसी दूसरे डीएम को या किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत पत्र लिख करके कुछ राय जानना चाहता है उसके जिले के बारे में, तो दोस्तों अगर वो व्यक्तिगत रूप से लिखा गया तो अर्ध सरकारी है, वरना अगर वो सच में पत्र लिखा गया व्यक्तिगत नहीं है तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों? तब तो औपचारिक हो जाएगा और तब उसे हम शासकीय पत्र कहेंगे। अब दो मामला क्लियर है आपके सामने, दो में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। सवाल इसी तरह से आएंगे यहां पर, ठीक है। तीसरा सवाल दोस्तों क्या बनता है? तीसरा सवाल आता है अनुस्मारक से। अनुस्मारक को दोस्तों हिंदी में इतना डिफिकल्ट नाम है ना, जिस दिन आपने इसका अंग्रेजी याद कर लिया आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अनुस्मारक माने होता है रिमाइंडर। सर रिमाइंडर तो एक तरह से हम अलार्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? रिमाइंडर को हम अलार्म कह सकते हैं। जैसे आप अपने उठने बैठने या अलग अलग कार्यों के लिए अलार्म लगाते हैं, ये अलार्म क्या करता है? आपको याद दिलाता है। रिमाइंडर क्या करेगा? आपको याद दिलाएगा। रिमाइंडर क्या करेगा? ये आपको याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा ये देखते हैं। लिख रहा है पूर्व में लिखे गए पत्र। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई पूर्व में कोई पत्र लिखा था। मान लीजिए आपके कॉलोनी में बिजली चली गई, आपने कोई पत्र लिखा, ठीक है, बिजली विभाग को कोई पत्र लिखा, या कहीं पर तारों का मकड़ जाल था और उसकी वजह से कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, आपने सुधार के लिए क्या किया? एक पत्र लिखा और उस पत्र पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो याद रखेगा यहां पर क्या लिख रहा है? पूर्व में लिखे गए किसी पत्र, पूर्व में लिखे गए किसी पत्र, जो आपने पत्र पहले लिखा है उस पत्र के विषय में अभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, यानी किसी भी पत्र पर कार्यवाही या फिर यहां लिख लीजिए एक शब्द अनुपालना।
क्या? अनुपालना। अनुपालना का मतलब क्या होता है? यानी उस पर कोई कार्य न हुआ हो, ठीक है। अनुपालना, अनुपालना न हुआ, हुआ हो तो, हुआ हो तो क्या किया जाता है? तो पत्र प्राप्त करने वाले को पुनः 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 याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए देने, याद दिलाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? उसे पुनः स्मरण कराया जाता है। अच्छा, कुछ यहां पे और लिखना होगा, ठीक है। तो क्या क्या किया जाता है? ये किसके द्वारा याद दिलाया जाता है? प्रेषक के द्वारा, ठीक है। ये यहां पे लिखना होगा, देखिए बड़ा सेट करना पड़ता है यहां पे। तो प्रेषक, प्रेषक मतलब है दोस्तों, प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला। प्रेषक माने क्या होता है? भेजने वाला। तो याद रखिएगा, प्रेषक की ओर से, बिल्कुल सही लिखा है, प्रेषक की ओर से उसे पुनः क्या कराया जाता है? स्मरण कराया जाता है, उसे याद कराया जाता है। कह रहे अधिकारी साहब, आपको हमने कुछ कहा था, आपको हमने कुछ पत्र लिखा था। इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रिमाइंडर, यानी अनुस्मारक। यानी इसी पत्र का एक और नाम है स्मरण पत्र। क्यों? क्योंकि यह पत्र आपको याद दिलाने के लिए भेजा गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्मरण पत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कहीं कोई बात? यानी एक पत्र आपने पहले भेजा था, वहां अनुपालना नहीं हो पाया है, इसके लिए आपको दूसरा पत्र भेजना पड़ रहा है। बस यही क्या है? यही अनुस्मारक है, यही स्मरण पत्र है। इंग्लिश में इसी को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश को कहा जाता है दोस्तों ऑफिस ऑर्डर। क्या कहा जाता है? चाहे ऑफिस ऑर्डर कहिए, चाहे यहां पर ऑफिशियल ऑर्डर कहिए। ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर यानी कार्यालयी आदेश। ठीक है, लिख रहा है जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को, जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय के, अपने कार्यालय के, ठीक है, अधीनस्थ, अधीनस्थ माने समझते हैं उससे जुड़े हुए, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों, याद रखिएगा यहां क्या कर रहा है दोस्तों कि अपने कार्यालय में कोई भी जो उसके अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको क्या किया जाए? जब कोई अधिकारी आदेश दे या किसी तरह का निर्देश दे या कोई सूचना प्रेषित करता है तो उसे कार्यालय आदेश का प्रयोग कहा जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में 200 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए ऊपर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कोई सूचना बनाया। ठीक है, कोई भी सूचना हो सकता है, सूचना छुट्टी से संबंधित हो सकता है वो सूचना कर्मचारियों के टाइम चेंज किए जा रहे हो, या हो सकता है वो सूचना किसी भी इस तरह के, कोई भी, भाई काम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक सूचना बनाया गया, अब उस सूचना को प्रेषित किया जाता है। उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, उनके अंडर में दोस्तों काम करने वाले जो सुपरवाइजर होंगे और उनके अंडर में काम करने वाले जो अन्य लोग होंगे, वहां तक दोस्तों मैसेज भेजा जाएगा। तो ऊपर से ये मैसेज क्या जाएगा? अपने उसके सभी अधिकारी और सभी कर्मचारियों तक जाएगा दोस्तों, और उसी को क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश कहा जाता है। अंतर क्या है? ये कार्यालय आदेश ऐसा नहीं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को भेज दे। भाई आप अपने अधीनस्थ को तो ही दे सकते हैं ऑर्डर, या अपने अधीनस्थ के लिए ही इस तरह की सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है, किसी दूसरे को कैसे देंगे? अब उसी तरह सरकारी कर्मचारी की बात कर लें। मान लीजिए डीएम ऑफिस है। अब डीएम ऑफिस में तो अकेले डीएम तो बैठते नहीं है, डीएम ऑफिस में बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो डीएम के लिए दोस्तों काम करते हैं, अलग अलग विभाग के लिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, कोई भी आदेश अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा रहा है तो अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, वहां तक दोस्तों उस आदेश को प्रेषित किया जाएगा, और उसी क्या कहते हैं? कार्यालयी आदेश कहते हैं। हो सकता है यह आदेश किसी नियम से संबंधित हो सकता है यह आदेश किसी नियुक्ति से संबंधित हो सकता है यह आदेश किसी छुट्टी से संबंधित हो, भाई किसी से संबंधित हो सकता है, इत्यादि किसी भी मुद्दे से दोस्तों ये संबंधित हो सकता है। इसका सूचनाओं में भी प्रयोग किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? कार्यालयी आदेश कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? तो आपके पॉइंट भी तैयार हो गए। आपके पास कुल 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखिए क्या कहता है। 5वां पॉइंट कहता है दोस्तों कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय आदेश अलग चीज है। आदेश में दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ एक मैसेज भेजा जाता है। कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है दोस्तों? इसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, और ऑफिस मेमोरेंडम और ऑफिस ऑर्डर में बड़ा ज्यादा अंतर होता है। यहां पर कंफ्यूजन वाली बात होती है। देखिए जब कभी ये ज्ञापन शब्द जुड़े ना, तो याद रखिएगा ये ज्ञापन किसी कार्यालय स्तर पर प्रयोग नहीं किया जाता, ये मंत्रालय के स्तर पे प्रयोग किया जाता है। भाई ज्ञापन सौंपा जा रहा है, थोड़ा भौकाली टाइप का नाम है ना, ऐसे अंड बंड तरीके से मत इस्तेमाल करिए। ठीक है, सुनिए, सरकार के विभिन्न मंत्रालय,
सरकार के विभिन्न विभिन्न मंत्रालय। अब सरकार में बहुत सारे मंत्रालय हैं, मान लीजिए वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, भाई ऐसे तमाम मंत्रालय हैं। तो लिख रहा है सरकार के विभिन्न मंत्रालय आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, शासकीय पत्र का प्रयोग न करके, याद रखिएगा, आदान प्रदान करने के लिए शासकीय पत्र, पीछे आपने पढ़ा शासकीय पत्र को क्या कहते हैं, सरकारी पत्र कहते हैं। तो शासकीय पत्र का प्रयोग न करके क्या करते हैं दोस्तों, न करके कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस कार्यालय ज्ञापन को क्या कहते हैं, अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार कहा जाता है। ऐसे इसे ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य स्तर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये विशेष स्तर पर प्रयोग इसका किया जाता है। याद रखेंगे, विशेष स्तर पर इसका प्रयोग होता है, ये सामान्य स्तर पर यूज नहीं किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको एक अलग कैटेगरी में रखिए अपने पास, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। एक सवाल आता है दोस्तों विज्ञप्ति से संबंधित। जी हां दोस्तों, विज्ञप्ति को कहा जाता है कम्युनिक, इतना ही कहा जाता है, कम्युनिकेशन मत बोलिएगा, कम्युनिक कहा जाता है। और विज्ञप्ति का संबंध सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की संस्थाओं से होता है, ये भी याद रखेंगे। भाई विज्ञप्ति कोई भी जारी कर सकता है ना। विज्ञप्ति माने समझते हैं, मान लीजिए हमें मान लीजिए जैसे हमारी कंपनी है, हम तो एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, हमें मान लीजिए किसी टीचर की आवश्यकता है, किसी अध्यापक की आवश्यकता है, या किसी टाइपराइटर की आवश्यकता है, या किसी अकाउंटेंट की आवश्यकता है। भाई हमारी ऑफिस है तो आप यूज हो सकता है किसी व्यक्ति का। अब हमने क्या दे दिया दोस्तों, हमने विज्ञप्ति दे दिया, और विज्ञप्ति देने के बाद क्या होगा, जो इच्छुक लोग होंगे उनका जो है वो हमारे पास तक आएंगे, हमसे संपर्क करेंगे और हमारा तालमेल बैठेगा, तो हम उनसे काम लेंगे और उसके बदले में उन्हें रिम्यूनरेशन देंगे, ठीक है। यही काम होता है। तो विज्ञप्ति बस यही है। तो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, किसी निर्देश, किसी योजना, किसी घोषणा, किसी नीतियां, किसी नियम आदि से संबंधित सूचनाओं को अगर वो क्या करती हैं, संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, विज्ञप्ति। अब आप इस तरह की देखिए, एक विज्ञप्ति होता है। विज्ञप्ति में दोस्तों क्या होता है, देखिए जब आपके लिए कभी वो आता है, नोटिफिकेशन मत कहिए, जैसे नौकरी के लिए कभी विज्ञप्ति आती, आप कहते हैं ना कि देखिए फला परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई सूचना किसी जनता को या किसी वर्ग विशेष को दिया जाता है कि भैया जो एसएससी के बच्चे हैं, जो यूपी SSSC के बच्चे हैं, जो यूपी PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन जो मतलब लोक सेवा आयोग से संबंधित बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लिए दोस्तों अलग अलग विज्ञप्तियां आती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो विज्ञप्तियां आती हैं उनमें उनसे संबंधित दोस्तों जानकारियां दी गई होती हैं, इन्हीं को विज्ञप्ति कहते हैं। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। उन किताबों में दोस्तों ये हिंदी इंडिविजुअल की किताब है, अपनी हिंदी की किताब, अगर ये नहीं आपके पास ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए बहुत शानदार ये किताबें हैं, आप परचेज करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि स्टडी 91 की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। जो हमारे पेड प्रोग्राम है, जो हमारे किताबें हैं, उनमें क्या क्वालिटी, एक बार जुड़ के तो देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, और वैसे यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप कोई भी टॉपिक डालिए उसके आगे स्टडी 91 या नितिन सर लिखिए, आपको हमेशा वो वीडियोज मिल जाएंगे। आप मौका दीजिए, एक बार पढ़िए। कम समय में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड वीडियो वो आपको स्टडी 91 पर मिलेगा। ना भरोसा हो तो सर्च करके देख लीजिए, आप आज की क्लास से ही देख के समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जिस तरह से विज्ञप्ति होता है उसी तरह से सेम एक प्रेस विज्ञप्ति होता है, जिसे प्रेस कम्युनिक के नाम से जानते हैं। अब ये प्रेस कम्युनिक और विज्ञप्ति में क्या अंतर है, तो विज्ञप्ति या तो किसी स्पेशल ग्रुप के लिए दिया जाता है, या तो हो सकता है जनता के लिए भी, आम जनता के लिए भी दोस्तों विज्ञप्ति जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रुप के लिए, भाई उससे संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी विज्ञप्ति आ सकती है, या हो सकता है कि पूरे भारत के लोग, पूरे राज्य के लोगों के लिए विज्ञप्ति आ जाए। प्रेस विज्ञप्ति में क्या है कि वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध किससे होता है दोस्तों, जनता से होता है। जिनका संबंध किससे होता है, जनता से होता है, और जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती हैं, ऐसी सूचनाओं को क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आम लोग नहीं जारी करते। प्रेस विज्ञप्ति ये सरकार जारी करती है, आम लोग विज्ञप्ति जारी करते हैं। सरकार अगर कोई नियम लाती, कोई घोषणा करती है, जैसे घोषणा कर दी कि चलो सभी लोगों का बिजली बिल इतने समय से इतने समय के लिए माफ है, तो एक प्रेस विज्ञप्ति दोस्तों बनाती
बनाती है और उसके तहत वो सूचना देती है। या जैसे लॉकडाउन की बात आ गई, तो दोस्तों भारत में अब लॉकडाउन है, उससे संबंधित कोई बात आ गया, या कोई नोट दोस्तों बंद किया जा रहा है, उससे संबंधित कोई बात आ गया। इस तरह के जो भी मैसेज होते हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या यूज करती है, प्रेस विज्ञप्ति का इस्तेमाल करती है, और समाचार पत्रों में ये विज्ञप्तियां प्रकाशित की जाती है। ऐसा नहीं टीवी में बोलेगी, ठीक है, ये प्रेस विज्ञप्तियां सरकार क्या करती है, खास करके समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है। अधिसूचना क्या होता है दोस्तों, अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहा जाता है, और आप तो नोटिफिकेशन अच्छी तरह जानते हैं, जैसे परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार आप सभी को बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं है वो दोस्तों, वो नोटिफिकेशन आप बोलते जरूर हैं, लेकिन ये जो अधिसूचना होता है जिसको हम अपने स्तर पे पढ़ रहे हैं, ये सरकार निकालती है, और सरकार अपने गजट में, कहां पर दोस्तों, गजट में, गजट बोले तो अपने राजपत्र में, कहां पर दोस्तों, अपने राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। इसका संबंध किससे दोस्तों, तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष अथवा जनता से है। किससे दोस्तों, चाहे व्यक्ति विशेष के लिए यह अधिसूचना जारी कर दी गई, या जनता के लिए दोस्तों यह अधिसूचना जारी की जाती है। याद रखेंगे ये गजट में जारी होता है। जैसे मान लीजिए कोई नया अधिनियम आ गया, कोई नया बिल पारित हुआ लोकसभा में, एक नया कानून बन रहा है जनता के लिए, अब सरकार क्या करेगी, सरकार उसे अपने राजपत्र में प्रकाशित करेगी कि पूरी जनता जान जाए। अब आप नहीं जानते हैं, आपकी गलती, आप नहीं पढ़ते हैं अगर उसे, तो आपकी गलती। सरकार का काम है अपने गजट में, अपने राजपत्र में उस अधिसूचना को जारी करना। अगर सरकार ने जारी कर दिया तो यहां पर सरकार का कर्तव्य समाप्त हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, मजा खूब आएगा। आगे देखिए, एक होता है परिपत्र। परिपत्र को दोस्तों हम सर्कुलर बोलते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सर्कुलर बोलते हैं। जैसे अगर आप जीएसटी वगैरह के बारे में देखें, तो जब जीएसटी अधिनियम आया था दोस्तों, तब सरकार ने तो राजपत्र में या फिर अपने गजट में अधिसूचना जारी किया होगा, लेकिन दोस्तों समय समय पर जब उसमें नए नए बदलाव किए जाते हैं, अब हर बार सरकार थोड़े अपने गजट में जारी करेगी, तो दोस्तों नया नया सर्कुलर देती रहती, ठीक है। यानी जब एक ही सूचना या फिर आदेश या फिर निर्देश, ठीक है, एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या फिर उससे संबंधित कोई भी तथ्य जो यहां पे हम कह लें, जो आपके दिमाग में आ रहा हो आप बताइए। जैसे किसी ने के दिमाग में आ गया सर नियम लिख दीजिए, ठीक है, किसी के दिमाग में आ गया कि क्या लिख दीजिए, कुछ प्रावधान लिख लीजिए सर, ठीक है। आपके मन में जितने सवाल आ रहे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को जब कुछ भेजना होता तो ऐसी स्थिति में लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है या गस्ती पत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए अब ये कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अधिनियम आया, जब उसमें कुछ चेंजेस होता तो सरकार नया सर्कुलर जारी कर देती, ठीक है। उस सर्कुलर की चीजों को दोस्तों उसमें ऐड ऑन कर लिया जाता है। इसी तरह से क्या होता है, एक विभाग, एक कार्यालय क्या करता है, वो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी दूसरे कार्यालय को इस तरह के सर्कुलर समय समय पर भेजते रहता है, गस्ती पत्र भेजते रहता है, याद रखेंगे। एक होता है निविदा टेंडर, निविदा सूचना, जिसे हम टेंडर नोटिस कहते हैं। टेंडर नोटिस में क्या होता है दोस्तों, जैसे सरकार चाहती है कि गांव में क्या बने, टंकी बने, उस टंकी में जल रहे, ठीक है। अब सरकार अगर टंकी बनाना चाहती तो टेंडर जारी करती है। क्या करेगी, टेंडर जारी करेगी। तो लोग आएंगे और अपना टेंडर के लिए दोस्तों क्या करेंगे, निविदा वहां पर अपना देंगे, मतलब बोली लगाएंगे कि हम कितने रुपए में टंकी बना के दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा भाई हमें 10,000 लीटर की टंकी चाहिए, ठीक है, गांव में हमें 10,000 लीटर की टंकी बनानी है, आप अपना टेंडर जारी कर दी। या जैसे सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी कर दी, या नाले बनाने के लिए टेंडर जारी कर दी, या खड़ंजा बिछाने के लिए टेंडर जारी कर, होता है इस तरह का काम, ठीक है। या जैसे गांव में पोखरे वगैरह है, उनका जो है एक बार फिर से उनकी साफ सफाई के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए टेंडर जारी कर दी। तो इस तरह से सरकार अलग अलग कार्यों के लिए टेंडर जारी करती रहती है। लोग क्या करते हैं, उस टेंडर में अप्लाई करते हैं, जो सबसे कम बोली लगाएगा सरकार उसको टेंडर दे देती। क्यों भैया कम बोली क्यों लगाएगा, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि 10,000 लीटर की टंकी हम 10 लाख में बनाएंगे, दूसरे ने कहा हम 8 लाख में बनाएंगे, तीसरे ने कहा साहब हम 7 लाख में बनाएंगे। बताइए सरकार किससे बनवाएगी, 7 लाख वाले से बनवाएगी। क्यों भाई, सरकार भी तो चाहेगी कि हमारा कम खर्च हो पैसा। तो याद रखेगा, इसी तरह से यहां पर सवाल आता है टेंडर नोटिस का, जिसे हम निविदा सूचना कहते हैं। तो निविदा सूचना में दोस्तों कौन कौन सी बात याद रखते हैं, इसमें निविदा सूचना तो कोई भी जारी कर सकता है भाई, कोई सरकारी संस्थान होगा वो भी जारी कर सकता है, या फिर कोई गैर सरकारी संस्थान होगा वो भी दोस्तों जारी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने या अपने सामान आपूर्ति कराने, किसी तरह की नीलामी आदि के लिए इन कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है कि आप लोग आइए, टेंडर आया है, आप लोग टेंडर दीजिए, जो जितना ज्यादा। अब देखिए टेंडर कई बार कम का भी होता है, कई बार ज्यादा का भी टेंडर होता है। जैसे मान लीजिए
कम का तो आपको बता ही दिया, कम का कैसे होगा, ठीक है भाई। टंकी बनवानी है सरकार को, खड़ंजा बिछाना है सरकार को। किसी ने कहा हम 10 लाख में खड़ंजा बिछाएंगे, किसी ने कहा हम 5 लाख में बिछाएंगे। तो सरकार कहें 10 लाख देगी, सरकार तो 5 लाख में बिछवा लेगी खड़ंजा, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं ना। क्वालिटी बाद में चेक कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब ज्यादा वाला टेंडर कब लगता है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन के पास एक पार्किंग है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पार्किंग के लिए दोस्तों टेंडर आमंत्रित किया और वहां पर लोग पहुंचे। अब लोग क्या कहेंगे, एक ने कहा हम 1 साल में सरकार को 10 लाख रुपया वसूल के देंगे, दूसरे ने कहा हम 15 लाख वसूल के देंगे, तीसरे ने कहा हम 25 लाख वसूल के देंगे। बताइए सरकार किसको टेंडर देगी, जो सरकार को ज्यादा पैसा देगा। यानी जब सरकार को देना होता है तो सरकार मिनिमम वाले को चूज करती है, और जब सरकार को लेना होता है तो सरकार ज्यादा वाले को चूज करती है। अब सरकार क्या करेगी, 25 लाख वाले को टेंडर दे देगी, क्योंकि जो ज्यादा वसूल के देगा वो पहले जमा करना होता है। 25 लाख बोले ना, उनका पैसा जमा हो जाएगा। 25 लाख के ऊपर जब वो कमाई होगी तब वो उनका होगा, बाकी 25 लाख रुपया मिनिमम तो उनको जमा करना ही होगा। सर ऐसे में तो घाटा भी हो जाता होगा। तो घाटा फायदा जो व्यापारी हो अपना समझे ना, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना घाटा मुनाफा समझे, इतना सरकार थोड़े समझने बैठी है। सरकार को पैसा चाहिए, देना होगा तो मिनिमम देना है, लेना होगा तो मैक्सिमम लेना है। यह सरकार की नीति है और आम व्यक्ति भी तो यही चाहते हैं कि हमारा खर्चा कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। तो सरकार भी ऐसा सोचती है। इसी को हम क्या कहते हैं, निविदा सूचना कहते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आगे मैं दोस्तों इसी चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और वो भी आपको ध्यान दिलाऊंगा। पहले 1-2 टॉपिक और यहां पे पढ़ लीजिए और भी चीजें, ठीक है। जैसे एक सवाल आता है दोस्तों पृष्ठांकन से, पृष्ठांकन को इंडोर्समेंट कहते हैं। और इंडोर्समेंट में क्या होता है समझिएगा, ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है। जब इंडोर्समेंट के सवाल आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है, वहां पर दोस्तों कोई मूल प्रति वो किसी को भेजा था उसने, और वापस वही मूल प्रति उसके पास चलकर वापस आ गई। यानी जब इसमें होता क्या दोस्तों कि जब मूल पत्र ही प्रेषक के पास वापस आ जाए, जब मूल पत्र ही क्या आ जाए दोस्तों, प्रेषक के पास वापस भेजा जा रहा हो, अथवा उस पत्र को टिप्पणी के लिए, उस पत्र पर क्या करने के लिए, टिप्पणी के लिए किसी दूसरे मंत्रालय या कार्यालय या कार्यालय, थोड़ा समय दीजिए अभी समझा देता हूं, ठीक है। किसी दूसरे मंत्रालय या कार्यालय या फिर अधीनस्थ कार्यालय, कुछ भी बात करिए, ठीक है, इत्यादि में भेजा जा रहा हो तो उस पत्र पर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को ही क्या कहते हैं दोस्तों, पृष्ठांकन कहते हैं। देखिए होता क्या है, एक पत्र जब कई डिपार्टमेंट से गुजरता है दोस्तों, और गुजरते गुजरते दोस्तों कहां जाता है, वो मूल पत्र ही प्रेषक के पास वापस चला जाता है। घूमते घूमते सबके यहां से उस पर क्या होता है, सब लोग अपना पृष्ठांकन करते हैं। क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं। भाई जिसने पत्र भेजा उसको पता चलना चाहिए ना कि ये सारी सूचनाएं अलग अलग लोगों तक चली गई हैं। तो पत्र दोस्तों सबके इंडोर्समेंट के बाद उसके पास चला आता है, बस वही है। वो इंडोर्समेंट जो होता है ना, वो उस पत्र पर जो भी कार्रवाई किया जाता है, जो भी टिप्पणी किया जाता है, उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, पृष्ठांकन कहा जाता है, या उसी को क्या कहा जाता है, इंडोर्समेंट कहा जाता है। बाकी कुछ है नहीं, ठीक है, उसी पत्र पर। और यहां पर जरूरी है कि वो मूल पत्र जो है वो सीधा प्रेषक के पास आ जाए, वही मूल पत्र, ये भी जरूरी है। कार्यालय टिप्पणी किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा है। कार्यालय टिप्पणी, या इसे कभी कभी परीक्षा में कार्यालय टिप्पण लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है दोस्तों, कार्यालय टिप्पणी की जगह क्या लिखा रहता है, टिप्पण लिखा रहता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी पॉइंट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नोट शीट राइटिंग। क्या कहते हैं, नोट शीट राइटिंग। सुनिए इसमें क्या होता है, लिख रहा है सरकारी कार्यालय में प्राप्त पत्रों का निष्पादन करने हेतु उन पर कर्मचारियों या अधिकारियों, अच्छा देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा है, शब्द लिखा निष्पादन। क्या लिखा है दोस्तों, निष्पादन। पूरा लाइन पढ़िए, लिख रहा है सरकारी कार्यालय में प्राप्त पत्रों का, सरकारी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त हुआ, उसका निष्पादन यानी उस पर जो कुछ भी बातें हैं उसको पूर्ण करने के लिए वहां के कर्मचारियों या वहां के अधिकारियों द्वारा जो कुछ अभिव्यक्तियां, अधिकारियों द्वारा जो कुछ अभ्युक्तियां, क्या दोस्तों, अभ्युक्तियां, जो कुछ अभ्युक्तियां लिखी जाती हैं या जो कुछ टिप्पणियां लिखी जाती हैं, टिप्पणियां लिख दीजिए, ठीक है। जो कुछ टिप्पणियां क्या कही जाती है दोस्तों, लिखी जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, कार्यालय टिप्पणी कहते हैं। मान लीजिए एक कार्यालय से, एक डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट में कोई पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में क्या हुआ दोस्तों, कोई पत्र प्राप्त हुआ। जैसे एग्जांपल में समझाऊं आपको,
कई बार ऐसे होते हैं ना, कई काम क्या होते हैं, कई डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। मान लीजिए आपके बाजार में क्या हो रहा है, रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब बात को समझिए, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो इस चौड़ीकरण की एक प्लानिंग गवर्नमेंट ने बना लिया। अब भाई रोड को चौड़ा करने के लिए पहले किस कार्यालय को पकड़ा जाएगा, पीडब्ल्यूडी को, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है पहले उसको पकड़ा जाएगा। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जाके इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट संपर्क करेगा, भैया जो अपने खंभे लगा रखे हो, जो ये रोड पर तार हैं, इनको आप क्या कर लो, पीछे कर लो। फिर क्या होगा दोस्तों, जो लोगों के घर बने हुए हैं उनके घरों को देखा जाएगा कि वो कितना आगे बढ़े, उनको तोड़ने के लिए एक अलग व्यवस्था चलेगी। किनारे पर जो नाली बनेंगे दोस्तों, उनके लिए अलग व्यवस्था चलेगी। जो दोस्तों पेड़ पौधे होंगे उनको काटने के लिए जो अलग डिपार्टमेंट होगा उनको अलग से सूचित करना पड़ेगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट में ये पत्र घूमते रहते हैं, और हर डिपार्टमेंट में दोस्तों जहां जहां पत्र पहुंचता है उससे संबंधित टिप्पणियां उस पर नोट की जाती हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, कार्यालय टिप्पणी कहा जाता है। उन्हीं को नोट शीट राइटिंग कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, नोट शीट राइटिंग कहा जाता है। और ऐसा कई स्तर पर होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह की चीजों को अगर आपने समझ रखा है तो याद रखिए, आगे की क्लास में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और तब आपको बताऊंगा जो कुछ आज पढ़ाया हूं ना, इसी के आधार पे एक दो लेक्चर देता हूं मैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का सब चीज तैयार हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। याद रखेंगे, जो बच्चे जानते हैं कि नितिन सर हिंदी गजब पढ़ाते हैं, मैं कहता हूं कभी आप हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आइए, ये हमारा बैच लॉन्च हुआ है ना, उसके बाद दोस्तों आप कहेंगे नितिन सर हिस्ट्री जबरदस्त पढ़ाते हैं, मौका तो दीजिए। अगर आप मौका नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि नितिन सर गजब पढ़ाते हैं। और अगर आपको विश्वास है, मेरे नाम का विश्वास है, तो आप आइए, आंख मूंद कर दोस्तों बैच ज्वाइन करिए। इसके बाद आप मुझसे कहेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस मुझे सब पढ़ना है सर, कैसे भी करके आप जल्दी से पढ़ा दो। बच्चों का आना, कॉल भी आना शुरू हो गया कि सर और ज़्यादा लेक्चर दीजिए, और ज़्यादा विषय के दोस्तों फाउंडेशन बैच सर हमें दीजिए, ये डिमांड आना शुरू हो गया। लेकिन अकेला इंसान कैसे पढ़ाऊँ, ठीक है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको लग भी रहा होगा कि सर आपने बहुत शोध किया है, बहुत शोध करके और इतने अच्छे मैटर को कलेक्ट करके एक जगह दिया गया और तब पढ़ाया गया, ठीक है। अच्छी चीज़ बनाने के लिए मेहनत लगेगा। कॉपी पेस्ट करना हो तो कहीं से भी कर लें, लेकिन तब क्वालिटी, बच्चे बेवकूफ़ थोड़े हैं, आप भी तो समझदार हैं। मैं अगर कॉपी पेस्ट करके कोई चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि नहीं नितिन सर तो ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट वाला पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो किताब में भी हैं, ये तो नितिन सर पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट में नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं नितिन सर ने बड़ा शोध किया है और गजब का शोध किया है। भाई इस बैच को ज्वाइन करने के बाद 0 लेवल से एडवांस लेवल की हमारी तैयारी हो गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा है। आप मौका तो दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए सारे बैच ज्वाइन करने हैं कि नहीं ज्वाइन करने हैं, उसके बाद, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास ही समाप्त होती है। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, यही आप सभी से निवेदन है, इससे ज़्यादा कहाँ कुछ मांगता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।